अगर एक दिन ये पता लगे कि सूरज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ लोगों पर आ जाए। और ये सुनकर ये लगता है कि ये एक साई-फाई कंसेप्ट वाली मूवी की स्टोरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेलर इवोल्यूशन थ्योरी में ऐसा बताया जाता है कि सूरज का ख़त्म होना एक स्लो प्रोसेस है और एक ना एक दिन ये आएगा। प्रोजेक्ट हेल मेरी में ये दिन बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन सच ये है कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानी रेस, या एक वाइड एस्पेक्ट में ऐसे कहें तो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजेस को रोज़ रोज़ झेल रहा है और हम हमारे चारों तरफ होते हुए क्लाइमेट चेंजेस को रोज़ महसूस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हेल मेरी को आप गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को एज ए हॉलीडे होमवर्क दिखा सकते हैं। और प्रोजेक्ट हेल मेरी बहुत सारी बातें करती है, लेकिन मूवी देखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी तो शायद आप मूवी को आसानी से समझ पाएंगे, जैसा कि स्टेलर इवोल्यूशन और एलियंस की माइक्रोबायोलॉजी, जो कि मूवी में एस्ट्रोफिजिक्स नाम से बुलाई गई है। लेकिन ये सिर्फ एक मूवी कंसेप्ट है। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई भी साइंस कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने ट्यून किया है 80 mm। हम स्पॉयलर्स नहीं देते और रेटिंग से दूर रहते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी को महसूस किया जा सकता है, उसे नापा नहीं जा सकता। प्रोजेक्ट हेल मेरी इज़ डिफरेंट और बहुत अलग स्पेस एंड एलियन मूवी है। और अच्छी बात यह है कि ये वही घिसा पिटा एलियन इन्वेजन का कंसेप्ट लेकर नहीं आती है। मूवी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी ली है आपको अपने कंसेप्ट्स को समझाने के लिए, बट टाइम कम दिया है। इसकी बात थोड़ी सी देर बाद में करते हैं। अब इन कंसेप्ट्स में से काफ़ी कुछ आपको मार्शियन की याद दिला देंगे, बिकॉज ये मूवी एंडी वियर की बुक प्रोजेक्ट हेल मेरी पे बनी हुई है और उन्होंने ही बुक लिखी थी द मार्शियन। तो जिन्होंने द मार्शियन देखी है उनको डेजा वू टाइप का कुछ लग सकता है। और हाँ, स्पेशल बात यह है कि ये मूवी बिना किसी ग्रीन स्क्रीन के बनी हुई है। दैट मीन्स कि स्पेस में तो शूट नहीं हुई, लेकिन इसके सेट इतने विशाल बने हैं और इनको क्लोज टू ओरिजिनल वाला एक्सपीरियंस देने लायक बनाया गया है। रायन गॉसलिंग एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर अपनी जान इस फिल्म के अंदर झोंक देते हैं। रायन गॉसलिंग एज एन एक्टर बहुत शानदार हैं और उनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। कास्टिंग में अगर देखें तो उनके अलावा सिर्फ सैंड्रा यूलर ही हैं और भी वैसे अदरवाइज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम इनको ही ज़्यादा मिला है। रायन गॉसलिंग और एक पपेट हैं, उनका नाम है रॉकी। सो रायन गॉसलिंग और पपेट का काम बहुत ही अच्छा है और उनके बीच होने वाले इंटरेक्शंस और कुछ सीन्स आपको डिटेन सा करके ही रख लेते हैं। डायरेक्टर्स की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस पूरे ही सिनेरियो को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। टू एग्जीक्यूट द कैरेक्टर रॉकी, उनका लेगो का एक्सपीरियंस बहुत काम आया है। फॉर रॉकी आई वुड से दे डिज़र्व ए 2 thumbs up एंड इसमें उनकी हेल्प करी है सिनेमाटोग्राफी ने। ग्रेग फ्रेजर की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। अगर सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी ना होती तो शायद आप इतने आराम से बैठकर 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म पूरी नहीं कर रहे होते, क्योंकि जिन लोगों के लिए फिल्म काफ़ी इररिलेवेंट थी वो लोग बाग सिर्फ सिनेमाटोग्राफी के लिए बैठ के मूवी देख रहे थे मेरे थिएटर में। इससे पहले आप इनका काम ड्यून और 2022 की फिल्म द बैटमैन में देख चुके हैं। सो सिनेमाटोग्राफी इज़ पावर लेवल, लाइक टॉप नॉच सिनेमाटोग्राफी आई मस्ट से। एक और अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ इतने से कम टाइम में जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश की। अब मतलब अदरवाइज़ आपको फिल्म स्ट्रेस लिखेगी, लेकिन कम टाइम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं। और अदरवाइज़ अगर आप बाहर निकल के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारे इवेंट हुए हैं। सो इट वर्क्स इन मैनी वेज। डायरेक्टर फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने अच्छा काम किया है और ऑन द लाइन्स ऑफ एंडी वियर्स इनका काम बहुत अच्छा है। लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा रोजी रोजी नहीं है, बिकॉज बहुत जगह पे ड्रू गॉडार्ड का स्क्रीन प्ले आपको पैची सा लगता है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बीच में बहुत ही इवेंटलेस सा आपको स्क्रीन प्ले लगेगा। दूसरा, इससे भी बड़ा रीज़न ये है कि कंसेप्ट्स को बताने के लिए स्क्रीन प्ले में बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, विच इज़ रिक्वायर्ड इन ए साइंस फिक्शन मूवी। नाउ ये सब कुछ देखने के बाद में जब मैं थिएटर से बाहर निकला, देन आई वाज थिंकिंग ऑफ वन क्वेश्चन कि
what is the difference between Indian viewership and USA और G7 कंट्रीज़ की जो व्यूअरशिप होती है उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि ऐसी मूवीज़ वहाँ पर बहुत मतलब बहुत हंगामा मचाती हैं और लोग बाग जाके ऐसी मूवीज़ को हॉल में देखना पसंद करते हैं कि साइंस वहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट पास करने के लिए नहीं पढ़ाते, साइंस को पढ़ाया जाता है टू बिकम समथिंग हु कैन हेल्प इन द साइंसेस। वहाँ पे ह्यूमैनिटी और इमोशंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है इफ़ वी इग्नोर एक्सट्रीम केसेस लाइक मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। सो थिंग्स में डिफर एंड अगर आप बहुत धांसू और मसालेदार किसी चीज़ की तलाश में ये मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो आई मस्ट से कि आपको ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा थोड़ा सा सुकून और बहुत सारी साइंस और बहुत ही शानदार विजुअल्स। सो ऑल एंड ऑल दिस मूवी वर्क्स बट नॉट फॉर एवरीवन। मूवी की इंटेंडेड ऑडियंस डिफरेंट है, इसलिए इसको देखने के बाद में व्यूज़ भी आपको डिफरेंट ही मिलेंगे इवन इन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अगर आप के साथ कोई 13 साल या उससे ऊपर के बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, आप उनको लेकर जाइए, ये मूवी दिखाइए, हो सके तो आईमैक्स में देखें बिकॉज विजुअल्स बहुत ही स्टनिंग हैं। बट बी रेडी कि आपको एलियन इन्वेजन स्टोरी जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, जाते जाते ये फिल्म बताती है आपको 3 चीज़ें, इंटेलिजेंस मैटर्स, क्यूरियोसिटी मैटर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स। क्योंकि कल को दुनिया को बचाना हो तो हमें सुपर हीरोज़ की नहीं, साइंटिस्ट्स की, थिंकर्स की और प्रॉब्लम सॉल्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी और शायद आप उनमें से एक हो सकते हैं। तो बस यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। अडियोस।